हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोग देखा था पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी के टाइप्स कौन कौन से टाइप्स होते हैं, उस टाइप्स का एग्जांपल हम लोग ने देखा था। अब हम लोग देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, तो किसी भी स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी कैसे स्टोर होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो हम लोग यहाँ पे प्रूव करके देखेंगे, डिराइव करके देखेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द वर्क डन इन प्रेसिंग और स्ट्रेचिंग ए स्प्रिंग इज स्टोर्ड इन इट एज पोटेंशियल एनर्जी। मतलब किसी भी स्प्रिंग को आप कितना खींच रहे हो या फिर कितना कंप्रेस कर रहे हो, उसको कंप्रेस करने या खींचने में उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑन स्प्रिंग कहलाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे डायग्राम में सिंपल से दिख रहा है कि ये आपका स्प्रिंग लटका हुआ है, एक तरफ से आपका स्प्रिंग फिक्स है, दूसरी तरफ इसी स्प्रिंग से कोई भी एम मास का एक बॉडी जो है वो क्या कर दिया, अटैच कर दिया गया है। ठीक है, अब देखो इसकी इनिशियल पोजीशन, मतलब अभी स्प्रिंग यहाँ पर है। अब मान के चलो मैं इस स्प्रिंग को थोड़ा सा फोर्स लगा के इधर खींच देता हूँ, खींच लेता हूँ, थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेता हूँ, जिसकी पोजीशन स्टार्टिंग में यहाँ थी, अब यहाँ से इनिशियल पोजीशन से खिसक के क्या आ गई, एक्स डिस्टेंस में आ गई। मान लो कि इसी स्प्रिंग को मैं यहाँ से थोड़ा सा दबा देता हूँ, तो दबाने पर ये थोड़ा सा इसका लेंथ कम हो जाएगा, तो अपने इनिशियल पोजीशन से थोड़ी सी हटके और इस पोजीशन में आ जाएगी, तो इसको भी मैं एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से मुझे कैलकुलेट करना है। तो देखो, अगर इसकी फॉर्मूला हम लोग को डिराइव करना है, तो हम लोग को सबसे पहले मानना पड़ेगा कि m इज इक्वल टू मास ऑफ ब्लॉक। ये जो ब्लॉक हम लोग कंसीडर कर रहे हैं उसका मास हम लोग m मान रहे हैं। सेकंड, F इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स, है ना। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, जिसके मैं इस ब्लॉक को इस तरफ स्ट्रेच कर रहा हूँ, तो ये स्प्रिंग क्या करेगा, इस ब्लॉक को वापस अपनी इनिशियल पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा, है ना। जैसे इस ब्लॉक को मैं इधर कंप्रेस कर रहा हूँ, तो ये ब्लॉक क्या करेगा, अपने पोजीशन को वापस अपने इनिशियल पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा, है ना। तो यह स्प्रिंग जो रहता है अपने पोजीशंस को, मतलब स्ट्रेच या कंप्रेस के बाद जो चेंज हुए पोजीशन को अपने रियल पोजीशन में लाने की कोशिश करता है, वही फोर्स आपका क्या कहलाता है, रीस्टोरिंग फोर्स कहलाता है, मतलब अपने पोजीशन को रीस्टोर करता है। तीसरा क्या लिखा हुआ है, एक्स पोजीशन ऑफ ब्लॉक आफ्टर स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन, मतलब आप उसको खींचो या फिर दबाने के बाद आपकी ब्लॉक की जो पोजीशन हो जाती है इनिशियल कंडीशन से, वो आपकी क्या मान के चल रहे हैं हम लोग, स्मॉल एक्स मान के चल रहे हैं। ठीक है, अब देखो आगे क्या है, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ क्या कहता है कि रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। मतलब आपका जो रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जा रहा है, आपका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है स्प्रिंग के अंदर उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जा रहा है। अब देखो इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हम लोग को हटाना है, तो क्या करना पड़ेगा, एक लिमिट डालना पड़ेगा। ये हमने लिमिट डाल दिया के, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए फिजिकल टू के एक्स, बट यहाँ पे हम लोग माइनस रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस क्यों रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पे आपका स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा, तो आपका मिल के आ गया ए फिजिकल टू माइनस के इंटू एक्स। बट यहाँ पर आपका माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है कि माइनस साइन डिनोट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट, है ना। सिंपल सी बात है कि आप इस तरफ अपने स्प्रिंग को इस तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हो, बट ये स्प्रिंग क्या कर रहा है, अपनी इनिशियल पोजीशन में आने के लिए इस तरफ फोर्स लगा रहा है। मतलब आपका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और आपका जो रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है वो एक दूसरे की क्या है, अपोजिट है। तो ये माइनस साइन जो होता है उसी चीज को शो कर रहा है कि आपका रिस्टोरिंग फोर्स और आपका जो डिस्प्लेसमेंट हो गया है अपोजिट डायरेक्शन में है। अब देखो, नाउ सपोज द ब्लॉक अटैच्ड टू द स्प्रिंग इज डिस्प्लेस्ड बाय ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस dx, since the length of spring will be very small it can be assumed that the restoring force remains unchanged। कहने का मतलब है कि मान कर चलो आप थोड़ा सा खींच देते हो, थोड़ा सा खींच देते हो अपने स्प्रिंग को, या फिर थोड़ा सा कंप्रेस कर देते हो, तो थोड़ा सा स्मॉल डिस्टेंस dx तक वो खिसक जाता है, स्मॉल डिस्टेंस dx तक खिसक गया। अब dx तक खिसकने के बाद जो स्प्रिंग में है उसमें थोड़ा सा स्मॉल चेंजेस आया, इस स्मॉल चेंजेस के कारण से उसमें थोड़ा सा रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, तो यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ कि आपका रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, रिमेन्स अनचेंज है, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स में वहाँ पर कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो इस कंडीशन में उस स्प्रिंग को थोड़ा सा खींचने थोड़ा सा दबाने के लिए मुझे स्मॉल वर्क, मतलब थोड़ा सा काम भी करना पड़ेगा। तो इस स्मॉल वर्क डन को मैं कैसे करूंगा, तो डी डब्ल्यू जी को क्या होता है, एफ इंटू एक्स होता है, सॉरी एफ इंटू डी होता है, बट यहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डी एक्स, तो एफ इंटू डी एक्स रख दो। बट हम लोगों ने यहाँ पर देखा था, कहाँ से देखा था, हुक्स लॉ से देखा था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, मतलब एफ इज इक्वल टू आपका क्या मिल के आया था, के इंटू एक्स, तो एफ की वैल्यू यहाँ पे रख दो, एफ इज इक्वल टू के एक्स इंटू डी आपको मिल गया, है ना।
कि आपका किसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा, स्मॉल वर्क डन ऑन एन स्प्रिंग के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। बट मुझे स्मॉल वर्क डन नहीं, मुझे टोटल वर्क डन के लिए निकालना है। तो उसके लिए कैसे करूंगा, तो जो स्मॉल वर्क डन के लिए फॉर्मूला निकला है उसको विथ लिमिट 0 टू x मैं क्या कर देता हूँ, इंटीग्रेट कर देता हूँ। ठीक है, तो लिमिट यहाँ पर मैं 0 टू x क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि स्प्रिंग की इनिशियल पोजीशन में 0 मान के चला था और उसको खींचने के बाद उसको कंप्रेस करने के बाद उसकी पोजीशन क्या हो जा रही है, x हो जा रही है, मतलब पोजीशन चेंज हो जा रही है, x डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है, इसलिए मैं उसको 0 से x तक के लिमिट में इंटीग्रेट करता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं इसको 0 से x के लिमिट में अगर इंटीग्रेट करूँ तो क्या हो जाएगा, 0 टू x क्या निकला था वहाँ पर, के एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। बट आपका k तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, बचेगा का u इंटू के एक्स, सॉरी यू के इंटू 0 से x का लिमिट x इंटू डी एक्स आपका बच जाएगा। अब हमें पता है कि x का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 होता है। अब इसी एक्स स्क्वायर में आप अपना लिमिट लगा दो 0 टू x। जब आप अपना लिमिट लगाते हो तो आपका फाइनल जो वर्क डन है वो क्या मिल के आता है, W इज इक्वल टू आपको मिल के आता है, ये हो जाएगा आपका के एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 के इंटू एक्स का स्क्वायर। यही जो होता है वर्क जो मैं करता हूँ वो आपके स्प्रिंग में किस फॉर्म में स्टोर होता है, यही जो वर्क होता है आपकी स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है, इस तरह से मैंने क्या देखा कि किसी भी स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी कैसे स्टोर होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं क्विक रिवीजन के रूप में। इसकी एक तरफ से मैंने स्प्रिंग को क्या कर दिया था, फिक्स कर दिया था, दूसरी तरफ एम मास का एक बॉडी उसके ऊपर अटैच कर दिया था। पहले इसकी पोजीशन को मैं 0 मान के चला था, और थोड़ा सा खींचा तो उसकी पोजीशन x हो गई, थोड़ा सा दबाया तो उसकी पोजीशन 0 से हट के x हो गई, है ना। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर कुछ कुछ एज्यूम किया कि मान लो m इज इक्वल टू मास ऑफ ब्लॉक, f इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स है, और x पोजीशन ऑफ ब्लॉक आफ्टर स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन, मतलब x स्प्रिंग को खींचने या फिर दबाने के बाद उसकी पोजीशन क्या हो जा रही है, x हो जा रही है। तो मैंने हुक्स लॉ से एक फॉर्मूला निकाला फोर्स के लिए कि अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ क्या कहता है, रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने सिंपल सा यहाँ पे फॉर्मूला निकाल दिया, एफ इज इक्वल टू के इंटू एक्स, बट यहाँ पर माइनस के एक्स है, दैट मीन्स माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है जो अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है ना। तो मान के चलता हूँ मैं कि उस स्प्रिंग को मैं थोड़ा सा खींच रहा हूँ, फिर थोड़ा सा उसको कंप्रेस कर रहा हूँ, तो उसे थोड़ा सा खींचना, थोड़ा सा कंप्रेस करने में थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क किस रूप में स्टोर होगा, तो यहाँ पर देख लो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स। डी एक्स आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। बट हमें ए फिजिकल टू पता था हुक्स लॉ से के इंटू एक्स होता है, तो उसकी वैल्यू को मैं यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे क्या आया, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू के एक्स इंटू डी एक्स आया। क्योंकि ये तो स्मॉल वर्क डन था, जो टोटल वर्क डन निकालना है कहाँ से कहाँ तक, 0 से x तक उस स्प्रिंग को डिस्प्लेस करने के लिए, तो उसको मैं 0 से x के लिमिट में इंटीग्रेट कर देता हूँ स्मॉल वर्क डन को, तो मेरा फाइनल आंसर मिल जाता है W इज इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर। यही जो वर्क रहता है आपकी स्प्रिंग में किस रूप में स्टोर होती है, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से था आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑन ए स्प्रिंग। अब इसके बाद हम लोग कुछ कुछ टॉपिक देख लेते हैं, जिससे कि आपको होता है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी सिंपल सा है आपका। मैकेनिकल एनर्जी अगर मैं इस तरह से कैपिटल इसे रिप्रेजेंट करूं तो यह आपका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का समीशन होता है। मतलब आप मान के चलो कि आपके किसी बॉडी में जो काइनेटिक एनर्जी है और उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है, अगर उन दोनों को मैं जोड़ देता हूँ, उन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ, तो टोटल एनर्जी जो निकल के आती है वो मेरी क्या कहलाती है, मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी, है ना। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का समीशन मेरा क्या कहलाएगा, मैकेनिकल एनर्जी कहलाएगा। तो यहाँ पर कुछ कुछ दिया हुआ है, इसके आगे हम लोग और देख लेते हैं क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ये भी एक सिंपल सा है, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या क्या होता है, हम लोग तो अभी मैकेनिकल का फॉर्म ही देख रहे थे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और उसके अलावा अलग अलग और
एनर्जीज होती है उसके बारे में कुछ कुछ देख लेते हैं। पहले आपका हीट एनर्जी कैसे डेवलप होगा, किसी भी आप दो बॉडी को एक दूसरे से रब करो, मतलब उसमें अगर फ्रिक्शन डेवलप होगा तो वहाँ पे हीट डेवलप होगा, उस हीट के कारण से उसमें एनर्जी डेवलप होगी। या फिर किसी को आप किसी चीज़ को आप गर्म करते हो, उसमें आप टेम्परेचर लगाते हो, तो वहाँ पर जो एनर्जी स्टोर होगी वो आपकी हीट एनर्जी के रूप में स्टोर होगी। ठीक है, यहाँ पर जो बोला गया कि इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ रैंडम मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी, इट इज एसोसिएटेड विद द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, है ना। तो आपके बॉडी के अंदर जो रैंडम मॉलिक्यूल्स रहेंगे उसका रैंडम मोशन के कारण से उसमें जो एनर्जी स्टोर होगी आपका क्या कहलाएगा, हीट एनर्जी कहलाएगा। उसी तरह से अब अगर कोई भी दो बॉडी को आपस में रगड़ते हो, आपस में उसको क्या करते हो, उसको आपस में आप स्पर्श कराते हो, फ्रिक्शन कराते हो, तो उस फ्रिक्शन के कारण से उसमें जो एनर्जी स्टोर होगी वो भी आपकी क्या कहलाएगी, वो भी आपकी क्या कहलाएगी, हीट एनर्जी कहलाएगी। उसी प्रकार से आपका है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होता है, इट इज द टोटल एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ पार्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल इन देयर रैंडम मोशन, मतलब किसी भी बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स रखे हुए हैं उस मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, उसका बनावट कैसा है, वो किस तरह से रखा हुआ है, और उसका उस बॉडी के अंदर किस तरह का मोशन हो रहा है ना, उस मोशन, उस मॉलिक्यूल के मोशन और उसके कॉन्फ़िगरेशन के कारण से उस बॉडी में जो एनर्जी स्टोर होगी वो क्या कहलाएगी, आपके इंटरनल एनर्जी कहलाएगी। आगे हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या हो जाएगा, आपको जो इलेक्ट्रिकल फील्ड रहेगा उसमें पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के कारण से उसमें जो एनर्जी स्टोर होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाएगी। इस यहाँ पे लिखा हुआ है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कॉजेज द बल्ब ग्लो, फैंस रोटेट, बेल्स रिंग, ये सब क्या है आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी के एग्जांपल्स हैं कि आप इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराओगे तो बल्ब तक जाएगी, जिससे बल्ब आपका जल जाएगा। पंखा आपको चलाना है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप प्रोवाइड करोगे तो पंखा घूमने लग जाएगा, आपको जो इलेक्ट्रिक बेल्स है वो रिंग करने लग जाएगा। तो इस तरह के आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी का है। इसी प्रकार से केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी क्या हो जाएगा, किसी भी दो मॉलिक्यूल के बीच अगर केमिकल रिएक्शन हुआ तो उस केमिकल रिएक्शंस के कारण से उसमें क्या हो जाएगी, एनर्जी जो होता है एक्सचेंज हो जाएगी। इसी एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल एनर्जी कहते हैं। मतलब किसी भी दो मॉलिक्यूल के बीच केमिकल रिएक्शन होने के कारण से उसमें जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो आपकी क्या कहला रही है, केमिकल एनर्जी कहला रही है। उसी प्रकार से आपका है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी क्या हो जाएगा, आपका न्यूक्लियर फ्यूजन या फिर न्यूक्लियर फिजन, इन सब के कारण से जो उस पार्टिकल में, उस न्यूक्लियस में आपका जो एनर्जी स्टोर होगी वो न्यूक्लियर एनर्जी कहलाएगी। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन में होता है एक पार्टिकल जो रहता है वह दो पार्टिकल में ब्रेक हो जाता है, या फिर कोई भी दो पार्टिकल जब एक पार्टिकल में मर्ज हो जाता है तो इस तरह से आपका न्यूक्लियर फिजन या फिर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। ठीक है, इसमें जो एनर्जी स्टोर होगी आपका क्या कहलाएगी, न्यूक्लियर एनर्जी कहलाएगी। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं कि एनर्जी के टाइप्स क्या क्या हो गए, इसको देखे हम लोगों ने। और इसके अलावा हम लोगों ने देखा मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, और हम लोगों ने क्या देखा कि एनर्जी स्टोर्ड ऑन ए स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड ऑन ए स्प्रिंग। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।